एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी ने अपने हॉलीडेज एंजॉय किए होंगे, सभी ने कुछ नया सीखा होगा। तो आफ्टर अ ब्रेक वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर स्टडी अगेन। तो टुडेज टॉपिक इज संगतकार। दिस इज लास्ट चैप्टर ऑफ योर पोएट्री सेक्शन, मीन्स काव्य खंड। तो काव्य खंड के अंतिम चैप्टर, अंतिम पार्ट को हम लोग आज सीखेंगे, जिसका नाम है संगतकार। इसको लिखा है मंगलेश डबराल जी ने। तो यू ऑल आर रेडी टू लर्न? ओके, तो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट राइटर। सो माय डियर स्टूडेंट, इस कविता के कवि मंगलेश डबराल जी का जन्म उत्तरांचल के टिहरी गढ़वाल में काफल पानी गांव में हुआ था 1948 में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में हुई, बाद में ये दिल्ली आ गए। इन्होंने पूर्व गृह में सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। बाद में इन्होंने जनसत्ता और सहारा समय में संपादक का कार्यभार संभाला और इसके बाद ये नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े। इनके 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जगह है। अपनी कविताओं के माध्यम से डबराल जी ने सामंती प्रथा और पूंजीवाद पर व्यंग किया है। यह था कवि का परिचय। अब कविता का परिचय समझने से पहले हम यह समझ लें कि इस कविता को हम कितने पार्ट्स में समझेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, इस पोएम को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 पार्ट्स में हम तीनों स्टेंजास को समझेंगे। टुडे आई विल एक्सप्लेन फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। दिस इज फर्स्ट पार्ट। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट, संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं, जब भी कोई गायक किसी स्टेज पे अपनी परफॉर्मेंस देता है तो उसके पीछे कुछ लोग रहते हैं जो उसके द्वारा गाई जाने वाली पहली पंक्ति को ही दोहराते रहते हैं। और इस तरह से बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग फील्ड्स में लोगों को उनका साथ देने के लिए उनके पीछे रहते हैं। तो ये सारे लोग जो किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे होते हैं, जो किसी भी कामयाब इंसान के पीछे उसका सहयोग करने के लिए होते हैं, वो सब संगतकार ही होते हैं। किंतु इस कविता में विशेष रूप से एक गायक के साथ एक जो उसका संगतकार है, उसकी भूमिका पर प्रकाश डाला है कवि ने। अब नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो हम इसे प्रायः प्रत्यक्ष रूप से देखते ही हैं, किंतु समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंग हम देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे हम इतिहास में किसी राजा की बात करें, किसी सम्राट की बात करें, वर्तमान में किसी नेता, किसी मंत्री की बात करें या किसी कारोबारी की बात करें, किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो हर सफल व्यक्ति के पीछे उसके जो सहयोगी हैं, जो स्वयं की इच्छाओं और आकांक्षाओं का बलिदान करके उसका साथ देते हैं। और प्रायः सफल व्यक्ति, कामयाब व्यक्ति उनके इस सहयोग को नज़रअंदाज कर देता है, उसे अनदेखा कर देता है, या फिर उसे उसकी कमज़ोरी समझ लेता है। वह समझ लेते हैं कि शायद वो सफल नहीं हो सकते, किंतु वास्तव में हमेशा ऐसा नहीं होता है। इस कविता में कवि ने हमें संवेदनशील होने का संदेश दिया है। कवि चाहता है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति इन संगतकारों के लिए संवेदनशील हो जाए, उनके इस त्याग को समझे और उनकी मानवता का सम्मान करे, ना कि उनका अपमान करे और उन्हें छोटा समझे। कविता में कवि ने सूक्ष्म समझ के द्वारा इसे इतना प्रभावशाली और दृश्यात्मकता के साथ लिखा है कि यदि आप इसे मन से पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपको इसके सारे दृश्य सजीव लगेंगे और कविता से आपकी भावनाएं जुड़ जाएंगी। तो माय डियर स्टूडेंट, आप इस कविता को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम इफ़ यू लिसन इट डीपली। ओके, सो लेट्स बिगिन इट। मुख्य गायक की चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला
दूर का कोई रिश्तेदार, मुख्य गायक की गरज में। वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तो कवि कहता है कि मुख्य गायक की ऊंची आवाज़ चट्टान जैसी भारी आवाज़ का साथ देती हुई एक कांपती हुई कमज़ोर आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। यह आवाज़ किसकी है? कौन है जो मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिला रहा है, उसका साथ दे रहा है? किंतु यह आवाज़ कमज़ोर है, कांपती हुई है। क्यों? तो कवि कहता है कि यह जो आवाज़ है, शायद वो कयास लगाता है। वह कहता है कि शायद वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। छोटा भाई है इसलिए बड़े भाई के सम्मान में अपनी आवाज़ ऊंची नहीं कर सकता। कवि यहाँ पे इस बात का जवाब ढूंढने का प्रयास करता है कि यह आवाज़ जो मुख्य गायक के पीछे सुनाई पड़ रही है वह कमज़ोर और कांपती हुई क्यों है? आखिर किसकी आवाज़ है जो कमज़ोर है और कांप रही है मुख्य गायक की ऊंची आवाज़ के सामने? कौन है जो अपनी आवाज़ को ऊंचा नहीं उठाना चाहता? तो कवि ये कयास लगाता है। वह कहता है कि शायद वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है जो उसकी आवाज़ के सामने जानबूझकर अपनी आवाज़ को नीची रखता है, कमज़ोर रखता है, ताकि वह अपने भाई, यदि वह उसका छोटा भाई है तो अपने बड़े भाई के सामने वह ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना चाहता। यदि वह शिष्य है तो अपने गुरु के सम्मान में अपने गुरु से ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना चाहता। तो इसीलिए शायद उसकी आवाज़ कांप रही है और कमज़ोर है। या फिर दूर से कहीं पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार है जो गायक के पास संगीत सीखने आया है और उसके एहसानों के कारण वह उससे ऊंची आवाज़ में नहीं गा सकता, इसीलिए वह इतनी कमज़ोर आवाज़ में गा रहा है। आगे कवि कहता है कि मुख्य गायक की गरज में, गरज का मतलब है ऊंची दहाड़ती हुई आवाज़, तेज़ आवाज़, वो किसकी है? मुख्य गायक की है, क्योंकि वह मुख्य गायक है, उसे अपना प्रभाव डालना है, वह मुख्य है, इसीलिए उसकी आवाज़ तेज है, ऊंची है। और मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से, और ऐसा आज से नहीं हुआ, प्राचीन काल से ऐसा होता रहा है। जब भी हम किसी दरबार में किसी गायक ने या किसी भी दरबारी कवि ने गीत गाया है तो उसके साथ पीछे कुछ संगतकार रहते थे जो उसके सुर में सुर मिलाते थे, किंतु कभी भी मुख्य कवि या गायक से अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करते थे, ताकि सारे लोगों का ध्यान मुख्य गायक पर बना रहे। और पीछे यदि मुख्य गायक की आवाज़ धीमी पड़ने लगे, कभी उसका उत्साह कम होने लगे, तो उसके जो पीछे गाने वाले लोग हैं या जो उसके पीछे ये कमज़ोर कांपती हुई आवाज़ें हैं, उस समय उस स्थिति को संभाल सकें। तो प्राचीन काल से ऐसा होता रहा है। आज भी हम यही देखते हैं कि एक मुख्य गायक के पीछे कई सारे लोग होते हैं जो उसका साथ दे रहे होते हैं। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, अर्थात जब गायक अपना गीत प्रारंभ करता है तो वो इतना खो जाता है अपनी धुन में, अपनी तान में, कि वह भूल ही जाता है कि उसे वापस अपनी पहली लाइन पर भी आना है, और वो अपने सुर को साधता हुआ और गहरा होता हुआ उस संगीत में डूबता हुआ आगे निकल जाता है। और कभी कभी वो अपनी पहली पंक्ति भूल बैठता है, अर्थात सुरों के सागर में वो डूबता चला जाता है और अपने आप को भूल जाता है। तब यह अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, अर्थात जब वो अपनी सरगम, जब एक गीतकार या जब एक गायक गीत गाता है तो वो अपने सुरों को साधता है, और उस सुर को साधते साधते और अच्छा और गहरा गाने के कारण वह क्या होता है, अपनी पहली पंक्ति को भूलकर बहुत गहरा संगीत में खो जाता है और अपनी पहली पंक्ति को भूल जाता है। यहाँ पे बोला गया है चला जाता है अनहद में। अनहद का मतलब जहाँ उसकी सीमा नहीं रहती, जहाँ पे उसके संगीत की एक सीमा होती है, जहाँ उसे वापस अपनी पहली पंक्ति पर आना होता है,
वह ये भी भूल जाता है और सारे बंधनों को तोड़कर, सारी सीमाओं को तोड़कर वह संगीत में डूब जाता है। तब उसे वह पीछे से आने वाली कमज़ोर आवाज़ ही वापस लाती है। देखिए, जैसे तब संगीतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। तब जो संगीतकार है, जो उसके पीछे गाने वाला व्यक्ति है, वही उसके स्थाई को संभाल कर रखता है, उसे वह पहली पंक्ति याद दिलाता है। जब आप कोई भी गीत सुनते हैं तो उसमें कुछ स्थाई होते हैं और कुछ अंतरे होते हैं। स्थाई या जो जिसे हम टेक भी कहते हैं, वो ऐसी 1 या 2 लाइन होती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। कभी वो 4 लाइन के बाद रिपीट होती हैं, कभी वो 3 लाइन के बाद, जैसे भी गीत की रचना हो उसके आधार पर। तो वो जो बार बार रिपीट होने वाली लाइन्स हैं उन्हें स्थाई या टेक कहा जाता है। जो कि पीछे गाने वाले लोग हैं वो उसी पंक्ति को बराबर दोहराते रहते हैं। तो इस तरह से एक संगीतकार अपने गायक का साथ देता है। तो टुडेज़ पार्ट इज़ कम्प्लीटेड। आई होप यू अंडरस्टूड दीज लाइन्स। तो आपने एक संगीतकार की भूमिका को समझा होगा, किस तरह से वह मुख्य गायक का साथ देता है। जब वो अपनी सीमा से आगे निकल जाता है, अपने पहली पंक्ति को भी भूल जाता है, तब संगीतकार ही उस पहली पंक्ति को दोहराते दोहराते उस मुख्य गायक को वह पंक्ति याद दिलाता है और स्थिति को संभाल लेता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दीज लाइन्स। नाउ look at the slide. There are word meanings, important facts about this poem and question answers for practice. So you all have to do this in your fair notebook, and next time we will cover second part of this poem. Okay, be happy, be healthy, enjoy your study and your day. Bye bye, have a good day.